नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो जो है स्पेशली यूपीपीएससी और केजीएमयू जो एग्ज़ाम है या और भी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उनके लिए होने वाली है। आप वीडियो पे जो है क्वेश्चन के रैशनली समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि जो है हर जगह क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं, कहीं उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो चाहे वो A to Z किसी भी चीज़ का पेपर हो, आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई और सजेशन है कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी या आप कहीं और इंडल्ज हैं जहाँ पे आप चाहते हैं मेरा सपोर्ट, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कल भी बताया था आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीपीएससी में बहुत सारे आते हैं। और यूपीपीएससी से मैं एक बात बता दूं आपको कि अभी मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ, डिकोडिंग करके आपको बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके के कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और जैसे केजीएमयू की डेट, टेंटेटिव डेट बता रहे हैं कि नवंबर में होने वाला है एग्ज़ाम, तो वो भी थोड़े अलर्ट मोड पे कंटेस्टेंट अलर्ट मोड पे होके इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरवोलेमिया। एंड इंक्रीज पल्स रेट, इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत की है। ठीक है, आपको पता ही होगा इन टर्मिनोलॉजीज का। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में आप जनरली एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे देखते हुए गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते हुए आप टिक करिएगा कि ए का क्या था, 2 था, तो ए का 2 एक में ही है, तो आप सीधा भी टिक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कल भी बताया था ये सीधा टिक करने वाली टेक्निक क्या होती है? टाइम सेविंग टेक्निक होती है। अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में तो ये आपका टाइम सेव करेंगे। और एक बात बोल दूं कि यूपीपीएससी वाले जो भी बच्चे हैं वो इस तरीके से ना याद करिए कि एक का ए होगा दूसरे का बी होगा, तो मैं इस तरीके से याद कर लेता हूँ, रट्टाफिकेशन से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा जी काम, क्योंकि मेंस होने वाला है। मेंस में थ्योरी पूछेगी, थ्योरी तभी लिख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो। नेक्स्ट इज बूट शेप हर्ट इज सीन इन। जो बूट शेप हर्ट जो है एक्सरे में जर्नली दिखाई देता है, और ये किसके एक्सरे में? टॉफ। अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है बच्चे को तो उसके एक्सरे में बूट शेप जो है हार्ट के अगर शेप की बात करें तो इस तरीके से बूट शेप का कुछ हार्ट दिखाई देता है, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है। टेट्रोलॉजी बोलते हैं ना, चार टेट्रा का मतलब है चार डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, देन पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। ये चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किस में प्रेजेंट होता है? बूट शेप और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में प्रेजेंट होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में जो है बच्चे को टेट स्पेल्स होते हैं। अगर बात करें कि थोड़ा सा भी बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो ब्लूइश होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है इस केस में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से। तो टेट स्पेल्स होते हैं, और टेट स्पेल्स को प्रिवेंट करने के लिए नी चेस्ट पोजीशन जो है वो रिलीव करने के लिए दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, नी चेस्ट पोजीशन। दूसरा, यहाँ पे बच्चा स्क्वेट करने, जैसे पोटे करने के लिए बैठते हैं ना, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ जाता है, तो उससे भी ये टेट स्पेल्स जो हैं रिलीव होते हैं। तो ये पोजीशन भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, स्क्वेटिंग एंड नी चेस्ट पोजीशन इन बच्चों को दी जाती है, ताकि जो है वो साइनोसिस वाले सिम्टम्स रिलीव हो सके। आयोटिक स्टेनोसिस होता है जब आयोटा कैसा हो जाता है? स्टेनोसिस का हमेशा मतलब होता है नैरोइंग, किसी भी चीज़ का नैरो हो जाना। तो जब आयोटा कहाँ से निकलता है? अगर मैं हार्ट की बात करूँ, 4 चैम्बर है ना हार्ट के। ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
जो राइट एट्रियम है वहाँ पे जो है क्या चीज़ होती है कि वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है आयोटा के थ्रू। आयोटा की बात करूँ तो आयोटा एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें असेंडिंग पार्ट होता है, आर्क बोलते हैं इसको, एंड दिस इज डिसेंडिंग आयोटा। तो ये अलग अलग आयोटा की अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग भाग को सप्लाई करती हैं। यहाँ आयोटिक स्टेनोसिस होता है, जनरली रूट वाले पार्ट में स्टेनोसिस का हो जाना, ठीक है, और कोआक्टेशन ऑफ आयोटा होता है जहाँ आर्क के यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है, आर्क के यहाँ पे जो है नैरोइंग हो जाती है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। डक्टस आर्टेरियोसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फीटल सर्कुलेशन में नॉर्मल होता है। अब ये क्या करता है डक्टस आर्टेरियोसिस कि ये जो है जनरली बच्चे के जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में नहीं जाता, तो उस लंग्स को बाईपास करता हुआ ये जो है हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है। अब डक्टस आर्टेरियोसिस कायदे से एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये खुला रह जाता है तो कंजेनाइटली ही बच्चे को जो है वो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, साइनोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रेजेंट हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ आंसर ए होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें बूट शेप हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द फियर ऑफ ओपन स्पेस एंड मीटिंग प्लेसेस मीन्स, ओपन स्पेसेस के फियर को बोलते हैं एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया बोलते हैं हाइट, फोबिया किसको बोलते हैं, फोबिया और फियर में क्या डिफरेंस होता है, फोबिया होता है इरेशनल फियर, कि जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि क्यों हमें डर लगता है लेकिन लगता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा फोबिया। तो ये एक्रोफोबिया हाइट के डर को बोलते हैं। एचुलोफोबिया जो है डार्कनेस, जो डार्कनेस का डर है उसको बोलते हैं, एंड एग्लोफोबिया जो है बोलते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ पेन। सबको ही डर लगता है लेकिन जो इरेशनल फियर है, बिना किसी रीजन के एक्सट्रीम पेन से फियर है, उसको बोलते हैं एग्लोफोबिया। तो यहाँ पूछा गया है ओपन स्पेस, ओपन स्पेस इट इज नोन एज एगोराफोबिया। और क्लोज्ड स्पेस का जो फियर होता है, लिफ्ट में डर लगना, कोई बंद जगह पे डर लगना, सांस फूलना, सांस घुटना, उसको बोलते हैं हम क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ आंसर होगा बी। Next, the placenta is said to be retained when it is not expelled out even. प्लेसेंटा जो है जनरली आफ्टर बेबी डिलीवरी जो है वो 15 से 20 मिनट में एक्सपेल हो जाता है। अगर वो 30 मिनट के बाद भी एक्सपेल नहीं होता है तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। और 30 मिनट जब प्लेसेंटा जो है रिटेन रह जाता है तो किस चीज़ के चांस होते हैं, हेमरेज, एक्सेसिव हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को जो है प्रिवेंट करने के लिए प्लेसेंटा का टाइमली डिलीवर होना जरूरी है। जब भी कभी प्लेसेंटा डिलीवर होता है, प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है, 500 ग्राम के अकॉर्डिंग होता है, या फिर 1/6 ऑफ द बेबी वेट हम कह सकते हैं, वो प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट होता है। अब प्लेसेंटा में दो सरफेस होती हैं, एक होती है फीटल सरफेस और जो दूसरी मदर की साइड होती है उसको बोलते हैं मैटरनल सरफेस। और इनमें प्लेसेंटा में लोब्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो कभी भी जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है इन लोब्स के लिए चेक करते हैं कि कोई लोब मिसिंग तो नहीं है, कुछ जो है लेयर मिसिंग तो नहीं है प्लेसेंटा की। अगर वो मिसिंग है तो वो सीवियर हेमरेज में लीड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो 30 मिनट के अंदर जो है प्लेसेंटा की डिलीवरी होनी चाहिए। प्लेसेंटा डिलीवरी के क्या साइन होते हैं, प्लेसेंटा सेपरेशन के, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथनिंग हो जाती है, गश ऑफ ब्लड, एकदम से ब्लड आता है, ठीक है, और जो है यूट्रस का राइज इन द एब्डोमेन, राइज होना यूट्रस का, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लेसेंटल सेपरेशन इंडिकेट करते हैं। और रिटेन्ड बोलेंगे अगर 30 मिनट के बाद भी प्लेसेंटा नहीं डिलीवर हुआ तो ए। नेक्स्ट, फैट सोल्यूबल वाइटामिन आर।
दो तरीके के वाइटामिन हम जनरली क्लासिफाई करते हैं, फैट सोल्यूबल एंड दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जनरली जो है वो घुल के बॉडी से इजीली निकल जाते हैं। फैट सोल्यूबल जो है वो स्टोर होने की टेंडेंसी रखते हैं इन कंपैरेटिव टू वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन होते हैं वो होते हैं बी एंड सी, और ए, डी, ई एंड के, ये चारों जो होते हैं ये होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। Next, the complication of oxygen therapy in preterm infant may be retinopathy of prematurity, atelectasis, tachypnea and weight gain। अगर हम प्रीटर्म बेबीज में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं तो उनमें एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। जो रेटिना है उस पर फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाती है और इसकी वजह से जो है टोटल और पार्शियल ब्लाइंडनेस जो है बच्चे को हो सकती है। तो ऐसे बच्चों में जो है ऑक्सीजन बहुत ही सोच समझ के देते हैं। और प्रीटर्म की इसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया को हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी बोलते हैं। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन जो ऑक्सीजन थेरेपी से होती है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई, ये इससे नहीं होता है, ठीक है। टेकिपनी एंड वेट गेन ऑल्सो डजंट अकर बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बैगेसोसिस इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ बैगेज। बैगेज जो है शुगर केन को बोलते हैं। तो बैगेसोसिस जो है शुगर केन के डस्ट के इनहेलेशन से होता है। ये सारी किस में आती हैं, हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज में आती हैं कि हम ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उनसे होने वाली जो बीमारी है दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल डिजीज़। जो हमारे कार्यस्थल में अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस तरीके की बीमारियों को हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोलते हैं। जो गन्ने की फैक्ट्री में या फिर चीनी बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हो सकता है बैगेसोसिस शुगर केन डस्ट से। कॉटन डस्ट से होता है बाइसिनोसिस बोलते हैं, जो कॉटन डस्ट से बीमारी होती है दैट इज बाइसिनोसिस। सिलिका डस्ट से होता है सिलिकोसिस एंड कोल डस्ट से होता है एंथ्रेकोसिस। सो ये जो है बैगेसोसिस पूछा है, सो बी राइट आंसर रहेगा शुगर केन डस्ट। बर्गियर्स डिजीज इज, बर्गियर्स डिजीज जो है उसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। यहाँ पे जो है क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। यहाँ पे जो पेरिफेरी की ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से आगे की तरफ क्या नहीं जा पाता, ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो है सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से क्लॉडिकेशन, पेन जो है, ब्लूइश कलरेशन, पिंकिश कलरेशन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस और मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन स्मोकर्स, ठीक है। जो स्मोकिंग की हिस्ट्री रखते हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये। अदरवाइज जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। और यहाँ पे एक रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है वो पॉजिटिव होता है इन पेशेंट्स में, और क्लॉडिकेशन, ये सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। ये एक्यूट वल्वुलर डिसऑर्डर, ये सारे जो हैं हार्ट से, कार्डियक से रिलेटेड हैं, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हैं। ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का एक टाइप है एंड दिस इज नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है, कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं और कुछ जो है वाइटामिन्स के दिए गए हैं कि इसका मतलब है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी थायमिन की कमी से, पेलेग्रा नियासिन की कमी से, स्कर्वी जो है एस्कॉर्बिक एसिड एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पायरोडॉक्सिन। बेरी थायमिन से होता है जिसको विटामिन B1 भी बोलते हैं, उसकी कमी से बेरी होता है। पेलेग्रा जो है B3 नियासिन जो जिसको बोलते हैं उससे होता है पेलेग्रा, और जो है पेलेग्रा में जो है डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन स्कर्वी जो है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C की कमी से होता है एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पायरोडॉक्सिन की कमी से नहीं होता है। ये किससे होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जनरली न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट होता है। तो यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, फैलोपियन ट्यूब इसको हम जो है साल्पिंजिस बोलते हैं।
तो अगर किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन की टर्म होती है तो उसमें आईटीएस लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज साल्पिंजाइटिस। मेट्राइटिस होती है अगर हम यूट्रस की वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाती है। उफराइटिस होती है अगर ओवरीज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। वेजाइनाइटिस होती है अगर वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाती है। यहाँ साल्पिंजाइटिस पूछा गया, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, तो यहाँ सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है जनरली जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो वो 20 से 30 सेकंड तक लास्ट होती है, तो यहाँ सी करेक्ट ऑप्शन होगा। वो जनरली मोर देन 20 और लेस देन 30 होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन, तो इट इज़ 20 to 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट, इंजरी टू अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन। अपर ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी इनमें से क्या कॉज करती है? अगर अपर ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करूं तो ये कॉज करती है एर्ब्स पाल्सी। एर्ब्स पाल्सी में जो सर्वाइकल 6 से लेकर सर्वाइकल 7 के बीच में इंजरी हो जाती है, और यहाँ अपर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस जो है इस केसेस में देखने को मिलता है। फेशियल पाल्सी होती है जनरली जो 7th क्रेनियल नर्व है हमारी फेशियल नर्व, उसके डैमेज से होती है। फ्रेनिक पाल्सी जनरली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। एंड क्लुम्बेक्स पाल्सी होती है जो कि C8 से T1 के बीच में इंजरी से होती है। तो यहाँ अपर, सबसे अपर जो है एर्ब्स पाल्सी हो रही है C5 से C6, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होते हैं, सर्वाइकल कॉलम्स होते हैं 8, उसके बाद थोरेसिक होते हैं 12। तो यहाँ सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, 8 में से भी 5 और 6 आ रहा है, जिसमें इंजरी होने से क्या होता है, एर्ब्स पाल्सी होता है, डी। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट्स आर द फीचर ऑफ विच डिजीज इन चिल्ड्रन। कॉप्लिक स्पॉट जो है, कॉप्लिक स्पॉट को सोचते ही क्या है, मीजल्स ध्यान में आ जाता है। मीजल्स के फीचर होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बक्कल म्यूकोसा है, जो ओरल कैविटी है अंदर से, उसमें ओरल वाइट जो है, वाइटिश कलर के अल्सरेशन जैसे फॉर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम मीजल्स। मीजल्स को हम रूबियोला भी टर्म करते हैं, ठीक है, रूबियोला भी इसको टर्म किया जाता है, अनदर नेम फॉर मीजल्स। इसकी जो इंक्यूबेशन होता है वो जनरली 11 से 12 दिन, या एवरेज की बात करूँ तो वो 14 दिन के अराउंड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कब ये वायरस हमारे शरीर में गया और कब इसने अपने सिम्टम्स दिखाए, द फर्स्ट सिम्टम विच अपीयर्स, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ मीजल्स के में कॉप्लिक स्पॉट जो है प्रेजेंट होते हैं। और रैश जो है मीजल्स के वो कहाँ से शुरू होते हैं, फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर बॉडी, ट्रंक, नेक जो है वहाँ पे फैलते हैं। तो यहाँ पे ये है मीजल्स के साइन। चिकन पॉक्स के रैशेज जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, एब्डोमेन से शुरू होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फैलते हैं। जर्मन मीजल्स ये नहीं है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है 1980 में, वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है। 1977 में ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट पूछा गया था, इट इज़ मीजल्स। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो यहाँ पे बोला है कि 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, दूसरा उसका रीजन है। तो ये बताना है कि इनमें से नीचे दी गई चीज़ों में से क्या ठीक है। असर्शन है कि जब प्लेसेंटा इम्प्लांटेड पार्शली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा को जनरली कहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए, अपर सेगमेंट में होना चाहिए। अगर वो लोअर या ओस के बिल्कुल पास है तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये स्टेटमेंट ये कह रही है, तो हाँ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ट्रू बोल देते हैं इसको, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये इसका एक कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी इनमें से एक कारण है कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो नीचे इम्प्लांट हो गया है। जब फर्टिलाइज्ड ओवम नीचे इम्प्लांट हुआ तो प्लेसेंटा भी ऑब्वियसली नीचे बनेगा, तो इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ बॉय हैज़ IQ ऑफ 45, हाउ शुड ही बी क्लासिफाइड एज। अगर IQ 45 है, जनरली जो है 30 से लेके 50 तक
ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासिफिकेशन दी गई है। तो इसको हम मॉडरेट जो है मॉडरेट बोलते हैं, तो यहाँ इसको मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। प्रोफाउंड बोलते हैं अगर लेस देन 20 होता है, सबसे सीवियर केस होता है प्रोफाउंड वाला, सो इट इज़ लेस देन 20 और 20 से 30 के बीच में इट इज़ सीवियरली मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पे 45 है तो इट इज़ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन ए। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ painlessly putting a person to death suffering from incurable or distressing phase is known as, इसको हम बोलते हैं मर्सी किलिंग। ठीक है, मर्सी किलिंग जो इंडिया में बैंड है लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये अलाउड होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आपको पता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे एक ब्रेन डेथ वाला पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है, आपको पता है कि ये कितने, एक दिन सांस ले लेगा, 2 दिन ले लेगा, ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है और फैमिली पे भी इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके सारे ड्रग्स को विड्रॉ करके, उसका वेंटिलेटर सपोर्ट करके जो उसको डेथ दी जा रही है उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। और ये पेनलेसली जो है किसी दूसरी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है उससे निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस टर्म को मर्सी किलिंग या फिर यूथनेशिया टर्म किया जाता है। ठीक है, ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी तो हम जब आफ्टर डेथ पोस्टमार्टम जो होता है उसको ऑटोप्सी टर्म किया जाता है। एम्बेलिंग होता है जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है ह्यूमन रिमेन्स को। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स इज नोन एज एम्बेलमिंग। यहाँ पे मर्सी किलिंग पूछा गया है, इथनेशिया इज द टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सोगैमी इज, एक्सोगैमी होता है एंडोगैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो यहाँ पे मैरिज आउटसाइड द कास्ट और ग्रुप इज नोन एज एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन द ग्रुप। और एक्सपेरिमेंटल और कंपेसिनेट मैरिज ये नहीं है, तो एक्सोगैमी पूछा गया है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। यहाँ पे इस तरफ जो है लिस्ट 1 में कुछ बीमारियाँ दी गई हैं, लिस्ट 2 में जो है वाइटामिन दिए गए हैं कि कौन से वाइटामिन से क्या बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी रिकेट्स, अनीमिया। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, निक्टोल्पिया भी बोलते हैं जो इसकी टर्मिनोलॉजी है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम मैंने कल बताया था, इसको क्या भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है ये। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बेरी होता है B1 जिसको हम थायामीन बोलते हैं, उसकी कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। एंड अनीमिया होता है आयरन की कमी से। तो ए का 4 यहाँ पे है, बी का 3 ये है। तो बी जो ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो ये सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इधर जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, उधर जो है उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। तो ये देखना है कौन सी टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है। फ्रैक्चर, स्ट्रेन, ब्रूजिंग एंड डिसलोकेशन। फ्रैक्चर जो है यहाँ ग्रीन स्टिक एक फ्रैक्चर का टाइप है जो जनरली किन में होता है, चिल्ड्रन में बहुत कॉमन जो फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अगर पूछेंगे तो दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। स्ट्रेन होता है मसल इंजरी, ठीक है। ब्रूजिंग होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। एंड डिसलोकेशन होता है डिसरप्शन, अगर जॉइंट जो अपनी जगह से हिल गया है। तो ए का जो है वो 3 है, बी 4, A3 B4, ये बी करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये IMNCI के अकॉर्डिंग है। IMNCI होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसके जो है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को कैटेगराइज करते हैं और इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, पिंक कैटेगरी, देन येलो एंड ग्रीन। पिंक का मतलब होता है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल रेफरल। येलो कैटेगरी का मतलब होता है बच्चे के साइन एंड सिम्टम के आधार पे बच्चे को क्लासिफाई किया जाता है। येलो का मतलब होता है OPD एंड ग्रीन का मतलब होता है होम ट्रीटमेंट। तो ये जो है ये IMNCI है। IMNCI में इनमें से सबसे पहले असेस करते हैं बच्चे को, असेस करने के बाद क्लासिफाई करते हैं उसकी इलनेस कौन सी कैटेगरी में आती है, उसका ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, एंड देन हम ट्रीट करते हैं। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो रहेगी 1, 4, 2 एंड 3। 1, 4, 2 एंड 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट मैच लिस्ट एंड सेलेक्ट द कोड। यहाँ पे कुछ जो है सेल्स के नाम दिए गए हैं, इधर जो है हार्मोन्स दिए गए हैं कि कौन से सेल्स जो है उनको सिक्रेट करते हैं। जो थायरोट्रोप्स होते हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सिक्रेट होते हैं। गोनेडोट्रोप्स जो होते हैं, ठीक है, गोनेडोट्रोप्स जो गोनेडोट्रोप्स होते हैं वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को बोलते हैं। कॉर्टिकोट्रोप्स जो हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को बोलते हैं। लैक्टोट्रोप्स जो हैं प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन अ वुमन हैज सेवरल हस्बैंड दिस इज नोन एज। अगर एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड है तो उसको बोलते हैं, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, एंड्रस का मतलब होता है मेल्स एंड हस्बैंड। तो यहाँ मल्टीपल हस्बैंड होना इज नोन एज पॉलीएंड्रस। पॉलीगाइनस का मतलब होता है मल्टीपल वाइफ होना। और पैट्रीलिनियल फैमिली का मतलब होता है जहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वो फादर के साइड वाले रिलेशन से होती हैं। और डियोलोकल फैमिली ऐसी फैमिली होती हैं जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो दूर रहते हैं, एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं, दैट इज नोन एज डियोलोकल फैमिली। तो दिस इज यहाँ पूछा सेवरल हस्बैंड, तो पॉलीएंड्रस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। तो स्टेटमेंट है कि डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना एंड बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल। यस, बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल। आइसबर्ग फिनोमिना का मतलब होता है कि आइसबर्ग क्या होता है, समुद्र के नीचे बहुत सारा फैला हुआ होता है। इनको बोलते हैं हम सब क्लिनिकल केसेस, जो कि होते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो डायग्नोज जो हो पाते हैं सिर्फ डायग्नोज वालों को हम बोलते हैं क्लिनिकल केसेस। तो ये सब क्लिनिकल केसेस को इंडिकेट करता है। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कराते, वो हिडन रहता है। तो ये आइसबर्ग फिनोमिना के अंतर्गत भी आता है और नॉन कम्युनिकेबल भी है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड का हम क्या भी बोलते हैं, परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये परमानेंट नहीं होता है, 5 से 10 साल के लिए होता है। हार्मोनल मेथड, दीज आर ऑल्सो नॉट परमानेंट। मेल स्टरलाइजेशन या जिसको हम वेसेक्टमी बोलते हैं वो परमानेंट होता है, तो ये सही है। फिजिकल मेथड इज बैरियर मेथड, वो परमानेंट नहीं होता है। किन में सलाह दी जाती है, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फैमिली कंप्लीट है और एजेड कपल हैं, उनमें ये मेथड अडॉप्ट करने की सलाह दी जाती है, मेल या फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसको हम टर्मिनल मेथड बोलते हैं। सी। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ द हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन फेज। ये 4 फेज होते हैं, ठीक है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के फेज, प्री इंटरेक्शन, इंट्रोडक्टरी या फिर वर्किंग एंड टर्मिनेशन। इंट्रोडक्टरी फेज को हम ओरिएंटेशन फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट कीजिए और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।